लखनऊ का एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी जहां राजीव शर्मा अपनी पत्नी मोनिका और दोनों बच्चे सुहानी और ईशान के साथ रहता था। राजीव एक ईमानदार, जिम्मेदार और शांत स्वभाव वाला इंसान है, लेकिन मोनिका शर्मा अत्यधिक आत्ममुग्ध, सुंदरता पर घमंड करने वाली महिला। मोनिका जितनी खूबसूरत थी उतनी ही घमंडी। उसे अपनी सुंदरता का बेहद अभिमान था। राजीव और मोनिका की शादी को 8 साल हो चुके थे। राजीव एक सरकारी कर्मचारी था, सीधा साधा, ईमानदार और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला। राजीव ऑफिस से लौटा तो मोनिका फिर से आईने के सामने बैठी अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। राजीव थका हुआ आता है। मोनिका ज़रा बच्चों को खाना खिला दो, मैं ऑफिस से सीधा आया हूँ, बहुत भूख लगी है। मोनिका बिना देखे, तुम ही तो कहते हो कि मैं कितनी सुंदर लगती हूँ, तो क्या मैं सब छोड़ दूँ? राजीव धीमे स्वर में, खूबसूरती तो तब अच्छी लगती है जब उसमें अपनापन हो। चलो मैं ही खिला देता हूँ। बच्चे पास में बैठकर टीवी देख रहे थे, माँ से कोई संवाद नहीं। सुहानी 6 साल की थी, लेकिन वो माँ से दूर रहती थी। ईशान भी सिर्फ पापा से ही चिपका रहता। मोनिका को अक्सर लगता था कि वह और बेहतर जीवन की हकदार है। राजीव उसे बोरिंग लगता। राजीव मोनिका से बहुत प्यार करता था, लेकिन मोनिका को प्यार से ज़्यादा प्रशंसा चाहिए थी। मोनिका आईने में खुद को निहारते हुए, लोग तो आज भी मुझे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन कहते हैं। राजीव बस एक क्लर्क है, उसकी सोच भी छोटी है। राजीव मुस्कुराते हुए, तुम ब्यूटी क्वीन हो, लेकिन मेरी जिंदगी की रानी भी हो। मोनिका अनमने भाव से, रानी? एक छोटा सा घर, वही पुरानी नौकरी, वही थका हारा आदमी, मैं क्या इसके लिए बनेगी? राजीव ठहर गया। उसने चाहा कि कुछ बोले, लेकिन चुप रह गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मोनिका का व्यवहार बदलने लगा। वो घर की जिम्मेदारियों से बचने लगी, बच्चों की परवाह कम और अपने मेकअप, दोस्तों और मोबाइल में ज़्यादा खोई रहने लगी। उसे लगता था कि वह किसी भी पुरुष को अपने रूप से आकर्षित कर सकती है और राजीव जैसा सीधा पति उसके लेवल का नहीं। राजीव का कॉलेज का पुराना दोस्त रॉकी एक दिन अचानक मिलने आया। रॉकी अग्रवाल चुलबुला, आकर्षक पर चालाक था। वो एक आधुनिक सोच वाला और थोड़ा आवारा किस्म का इंसान था। वो काफ़ी स्मार्ट, स्टाइलिश था। रॉकी ने मोनिका को ऐसे देखा जैसे वो किसी ट्रॉफी को देख रहा है। रॉकी हंसते हुए, राजीव यार, तेरी बीवी तो वाकई मॉडल जैसी है, तू किस्मत वाला है। मोनिका हंसकर, अब मत कहो वरना इन्हें और जलन हो जाएगी। मोनिका को ये नज़रें पसंद आई। मोनिका पहली ही मुलाकात में उसकी बातों से प्रभावित हो गई। वह जब तब राजीव के घर आता जाता रहता था। धीरे धीरे मोनिका और रॉकी के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। राजीव को कभी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसे अपने रिश्तों पर भरोसा था। मोनिका को रॉकी की बातों में मज़ा आने लगा। वो उसे वह सब कहता जो राजीव कभी नहीं कह पाया। तुम बहुत हसीन हो, तुम्हारा पति तुम्हारे लायक नहीं। मोनिका का दिल बहल गया और उसे लगने लगा कि रॉकी ही उसका सच्चा हमसफर है। अब रॉकी का आना जाना बढ़ने लगा। राजीव दोस्ती का लिहाज रखता रहा, वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था। मोनिका और रॉकी अब अकेले में बातें करने लगे। रॉकी का आना जाना मोनिका को अच्छा लगने लगा था। वह उसे फूल, गिफ्ट्स और तरह तरह की बातें करता। रॉकी, मोनिका, तुम्हें राजीव जैसा आदमी कैसे झेलना पड़ रहा है यार, तुम तो किसी रानी जैसी हो। मोनिका हंसते हुए, बस किस्मत की बात है, वैसे तुम्हारे साथ वक्त काटना अच्छा लगता है। राजीव को रॉकी पर पूरा भरोसा था। एक दिन रॉकी ने राजीव से कहा, रॉकी यार, अगर कभी बाहर जाना पड़े तो बेफिक्र होकर जा, मोनिका और बच्चे मेरी जिम्मेदारी होंगे। राजीव ने विश्वास कर लिया। मोहल्ले की औरतें सब नज़र रखती थी। वो मोनिका और रॉकी के बढ़ती नज़दीकियों पर आपस में खुसर फुसर करने लगी।
ये चर्चा जब मोनिका की पड़ोसन कमला काकी के कान में गई तो उन्होंने मोनिका को समझाना चाहा। पड़ोसन कमला काकी, मोनिका, लोग तुम्हारे और रॉकी के बारे में बातें बना रहे हैं, जरा संभल कर। मोनिका तीखे स्वर में, लोगों की सोच तो हमेशा नीचे ही होती है। ये मेरी जिंदगी है और मुझे किस प्रकार जीनी है ये मैं तय कर लूंगी। लोग नहीं, इधर। राजीव धीरे धीरे टूट रहा था। एक रात उसने पूछा, राजीव, क्या मैं तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता? मोनिका तुनक कर, अगर कोई और मेरी तारीफ करता है तो तुम जलते क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे पास ना तो वैसा स्टाइल है ना रुतबा। एक दिन राजीव को ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। वह बच्चों को प्यार से गले लगाकर गया। उसने बच्चों के साथ मोनिका को छोड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं, पर प्लीज बच्चों के लिए सब संभाल लेना। मोनिका कुछ नहीं बोली। वो पहले ही अपने निर्णय पर पहुंच चुकी थी। उसी रात वह रॉकी के साथ भाग गई। लेकिन जब राजीव वापस लौटा, घर सूना था। घर का सन्नाटा उसे काटने को दौड़ा। अलमारी खाली, जेवर गायब। मोनिका और राजीव की एक पुरानी फोटो पलंग के नीचे मिली। मोनिका के कपड़े नहीं थे। बच्चों की आंखें रो रो कर सूज गई थी। सुहानी रोती हुई, पापा, मम्मी रॉकी अंकल के साथ चली गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोनिका घर छोड़कर रॉकी के साथ भाग चुकी थी। साथ में ना तो बच्चों को लिया और ना ही कोई संदेश छोड़ा। राजीव के हाथ से बैग गिर गया। वो कुछ नहीं बोला, बस फर्श पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। सुहानी और ईशान रोते हुए कोने में बैठे थे। सुहानी कहती है, पापा मम्मी हमें छोड़ गई। राजीव ने बच्चों को गोद में उठाया, आंसुओं को दबाकर बस इतना कहा, अब मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और पापा भी। अब एक पिता का माँ के रूप में संघर्ष शुरू हुआ। राजीव टूट सा गया था, लेकिन अपने बच्चे 6 साल की सुहानी और 4 साल के ईशान को देखकर उसने खुद को संभाला। उसने ठान लिया कि अब वही माँ भी बनेगा और पिता भी। संघर्ष की डगर शुरू हो गई थी। समाज ताने देता रहा, लेकिन राजीव ने कभी हार नहीं मानी। अब घर में सिर्फ राजीव और 2 बच्चे थे। सुबह जल्दी उठना, वो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना, ऑफिस जाना, शाम को उनके होमवर्क करवाना, रात को कहानियाँ सुनाकर सुलाना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गई थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन माँ का नाम सुनते ही चुप हो जाते। राजीव ने बच्चों को सिखाया कि माफ करना महानता है, लेकिन धोखा देना सबसे बड़ा अपराध। राजीव एक दिन सुहानी से कहता है, बेटा तुम्हारे पापा ही अब तुम्हारी माँ भी हैं। सुहानी कहती, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, माँ नहीं चाहिए हमें अब। पड़ोसी अफवाहें उड़ाते, लेकिन राजीव किसी को जवाब नहीं देता। लोग बातें बनाने लगे, पड़ोसी ताना मारते, कुछ सहानुभूति जताते, पर राजीव ने किसी से कुछ नहीं कहा। कमला काकी राजीव का दर्द अच्छी तरह समझ रही थी। वो राजीव और बच्चों की सहायता करती और राजीव को सांत्वना देती। बेटा ये समाज तो टूटे घरों की रोटियां सेकता है। बच्चों के लिए मजबूत बनना अब तुम्हारे ही भरोसे उनकी जिंदगी है। राजीव ने बच्चों के लिए खाना पकाना सीखा, बालों में तेल लगाना सीखा, यहाँ तक कि सुहानी को स्कूल फैंसी ड्रेस में तैयार करना भी। उधर मोनिका और रॉकी ने शहर के दूसरे हिस्से में एक फ्लैट किराए पर लिया। उसने रॉकी के साथ एक अलग जिंदगी बसाई। शुरू शुरू में सब ठीक था। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही था जैसा मोनिका ने सोचा था। आज़ादी, शॉपिंग, घूमना फिरना। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक और अच्छा लगा, लेकिन एक वर्ष बीतते बीतते रॉकी बदल गया। उसे नई लड़कियों में दिलचस्पी आने लगी। वो मोनिका को तवज्जो नहीं देता था, ताना देता, मारता पीटता भी था। वो देर रात तक बाहर रहने लगा, गुस्से में रहता, मोनिका से झगड़ता। एक दिन रॉकी ने साफ साफ कह दिया, तुम जैसी औरत जिसने पति और बच्चे छोड़ दिए, उस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। मुझे क्या पता मेरे गैर मौजूदगी में तुम्हारा किसी और से चक्कर चल रहा हो। मोनिका गुस्से में तिलमिलाते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम रॉकी?
मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा और आज तुम मुझ पर ही लांछन लगा रहे हो। रॉकी हंसते हुए, गलती की और अब भुगतो। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मुझे तुम में अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम चाहो तो वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मोनिका हक्की बक्की रह गई। मोनिका गुस्से में, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। रॉकी ठहाका लगाते हुए, मोनिका मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जिंदगी के मज़े लेना चाहती थी क्योंकि तुम राजीव से बोर हो चुकी थी और मैं भी तुम्हारी सुंदरता पर फिदा हो गया था। लेकिन अब मुझे वापस अपने घर लौटना पड़ेगा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मोनिका को तब समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। एक दिन रॉकी उसे पूरी तरह छोड़कर चला गया। मोनिका ना तो समाज में मुंह दिखाने लायक बची, ना ही कोई उसका सहारा था। मोनिका बेसहारा हो गई। अब अकेले में कई बार बच्चों की तस्वीरें देखती, रोती, कभी पुराने जन्मदिन की वीडियो देखती। उसकी आत्मा में ग्लानि घर कर गई थी। वो मन ही मन खुद को धिक्कारती। मैंने अपनी सुंदरता पर गर्व किया था, लेकिन आज वो ही चेहरा मेरे बच्चों के लिए एक अजनबी बन चुका है। क्या एक माँ इतना गिर सकती है? हाँ, मैं गिरी हुई हूँ और अब हर सांस एक सज़ा है। उधर राजीव की प्रशंसा सबके मुंह से सुनी जाने लगी। सब मोहल्ले वाले उसकी तारीफ करने लगे। एक पिता जो माँ भी बना। राजीव शर्मा की कहानी हर पिता को प्रेरणा देगी। राजीव को एक सरकारी पुरस्कार मिलने वाला था, सिंगल पेरेंट ऑफ द ईयर। अखबारों में हेडलाइन छपी। इन समाचारों से मोनिका फिर एक बार खुद को धिक्कारने लगी। आखिर एक दिन साहस करके राजीव के घर लौट आई। मोनिका टूट चुकी थी। आज वह इस घर पर लौट रही थी जिसे वह ठुकरा कर चली गई थी, क्योंकि अब उसके पास ना घर था, ना इज्जत, ना कोई सहारा। मोनिका ने बहुत हिम्मत करके राजीव का दरवाज़ा खटखटाया। राजीव ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर कोई नफरत नहीं, सिर्फ एक शांति। राजीव उसे देखकर चौंक गया। अब मोनिका के चेहरे पर कोई चमक और सुंदरता नहीं बची थी। वो सूख कर कांटा बन गई थी और पछतावे की आग में जल रही थी। मोनिका की दयनीय हालत देखकर राजीव का मन दया से भर गया, लेकिन क्रोध की जगह उसके चेहरे पर करुणा थी। राजीव को देखते ही मोनिका उसके पैरों पर गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। राजीव, क्यों आई हो अब मोनिका? मोनिका रोते हुए, माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर गई। मोनिका फूट फूट कर रोने लगी। माफ़ कर दो, मैं हार गई हूँ। राजीव, तुम थक गई हो मोनिका। राजीव, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुम्हारे बच्चे शायद नहीं कर पाएंगे। उसने मोनिका को अंदर बुलाया, खाना खिलाया और कहा, तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन जो रिश्ता टूटा है वो फिर से वैसा नहीं बनेगा और हमारे बच्चों के दिलों में जो जख्म है उन्हें भरने में भी वक्त लगेगा। राजीव अब भी शांत रहा। उसने कभी मोनिका को ताने नहीं दिए, बस एक जीवन साथी की तरह अपना कर्तव्य निभाता रहा। मोनिका घर में रहने लगी, लेकिन बच्चे उसे देखकर दूर हट जाते। वो उनके लिए खाना बनाती, गिफ्ट लाती, पर दोनों चुप रहते। वो रसोई में काम करती, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती। अब उनके चेहरों पर ना तो अपनापन था, ना ही नफरत, सिर्फ एक अजनबी जैसी नज़र। रिश्ते सिर्फ सुंदरता और दिखावे से नहीं निभते, बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और सच्ची भावना से बनते हैं। एक बार टूटे रिश्ते जुड़ तो सकते हैं, पर पहले जैसी चमक लौटे ये आवश्यक नहीं। एक दिन ईशान बोला, आप हमें छोड़कर क्यों गई थी? क्या हम अच्छे नहीं थे? मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुहानी सख्ती से जवाब देती है, अब मत कहो हमें बेटा। हमारे लिए माँ सिर्फ तस्वीरों में होती है, हकीकत में नहीं। हमारी माँ तो हमें कभी छोड़ नहीं सकती थी। ये तो बस मोनिका है। मोनिका फूट फूट कर रोने लगी। मोनिका हर रात रोती। उसने राजीव से कहा, क्या मैं कभी फिर से उनकी माँ बन पाऊंगी? राजीव, मैं सब सह लूंगी, पर बच्चों की बेरुखी सहना सबसे मुश्किल है। राजीव ने कहा, ये परछाइयाँ तुम्हारे अतीत की हैं, उनसे भागा नहीं जा सकता, बस सच्चाई से जिया जा सकता है। माफ़ करना आसान है, पर फिर से भरोसा पाना
सबसे मुश्किल। समय बीतता गया। मोनिका अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह और हर दिन उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन बच्चों ने कभी उसे माँ कहकर नहीं बुलाया। वे शिष्ट थे लेकिन दूर थे। मोनिका कई बार रोई, उनके पास जाकर गले लगाने की कोशिश की, पर दोनों हमेशा चुपचाप दूर हट जाते। बच्चे कभी वैसे नहीं हुए जैसे पहले थे। वे उसे माँ नहीं कहते, बस मोनिका आंटी कहने की औपचारिकता निभाते। मोनिका के लौट आने के बाद समाज में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ रिश्तेदारों ने कानूनी राय दी। रमेश काका जो राजीव के मामा थे, उन्होंने कहा, बेटा तुम उसे तलाक क्यों नहीं देते? जिसने तुम्हें छोड़ा वो दोबारा पत्नी बनने के लायक नहीं है। राजीव शांत भाव से कहता, मैं रिश्तों को कागज पर नहीं तोलता। मामा जी, मैंने उसकी दयनीय हालत देखते हुए बस उसे घर में रहने का सहारा दिया है। हमारे बीच अब पहले जैसा कुछ नहीं है। सुहानी ने एक दिन कहा, माँ बनना सिर्फ जन्म देना नहीं होता। माँ वो होती है जो हमारे दर्द में साथ हो। अब तो हमारे बचपन के आंसू में भी नहीं थी। मोनिका टूट गई, मगर ये उसके कर्मों का ही फल था। एक दिन मोनिका बीमार पड़ी। राजीव ने डॉक्टर बुलाया। सुहानी ने देखा कि मोनिका बीमार पड़ी है, चुपचाप आंसू बहा रही है। वो पास आई, चुपचाप उसका हाथ पकड़ा। पहली बार सुहानी ने चुपचाप मोनिका के पास आकर पानी का गिलास पकड़ाया। हम आपको माफ़ तो कर सकते हैं, लेकिन फिर से वैसे प्यार नहीं कर सकते। मोनिका ने उसकी आंखों में आंसू देखकर सिर झुका लिया, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इतना भी बहुत है बेटी, बस यही मेरा सच्चा दंड है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ। सुहानी धीरे से कहती है, आपको हमारी माँ बनने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत कर सकती हैं। मोनिका की आंखों से आंसू बह निकले। वो मन ही मन कहती है, इतना भी बहुत है बेटी, बहुत है। कमला काकी एक दिन मोनिका से, मोनिका, माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन हर दिन ईमानदारी से पछतावा करना भी एक तपस्या है। शायद कभी ये तब तुम्हारे बच्चों के दिल को छू ले। अब समाज में लोग मोनिका से दूरी बनाने लगे थे। शादी ब्याह में बुलाया नहीं जाता। पड़ोस की महिलाएं फुसफुसाकर उसके बारे में बातें करती। देखो ना, जो औरत अपने बच्चों को छोड़ दे वो क्या समाज में इज्जत पा सकती है? मोनिका सुनती चुप रहती। अब वह सिर्फ सेवा करती, पूजा करती और सबसे दूर रहने लगी थी। कमला काकी मोनिका को सहानुभूति देती और कहती, मोनिका, खुद को यूँ मत सजा दो। लेकिन ये भी सच है कि समाज की नज़रों से ज़्यादा कठिन होता है बच्चों की नज़रें झेलना। धीरे धीरे वक्त सरकता गया। सुहानी अब 22 साल की हो चुकी थी, स्मार्ट, आत्मनिर्भर और अपने पापा की परछाई। एक प्रतिष्ठित परिवार से उसका रिश्ता तय हुआ। मोनिका ने सगाई की तैयारियों में मदद की, लेकिन एक दूरी थी। सुहानी राजीव से कहती है, पापा, क्या मैं उन्हें माफ़ कर पाऊंगी? मैं नहीं जानती। राजीव, बेटा, माँ वही होती है जो तुम्हें जन्म दे, लेकिन माफ़ वही करना चाहिए जिसने गलती मानी हो। तुम जैसे चाहो वैसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सगाई वाले दिन मोनिका ने चुपचाप एक कोना पकड़ा और पंडित जी की बातें सुनती रही। सगाई के बाद सुहानी धीरे से मोनिका के पास आई और पहली बार बोली, शायद मैं अब भी आपको माँ ना कह पाऊँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ, आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी, हैं और रहेंगी। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। ये एक पहली स्वीकृति थी, अधूरी लेकिन सच्ची। सुहानी की शादी का दिन, जब कन्यादान की घड़ी आई, पंडित जी ने कहा, कन्यादान माता पिता दोनों मिलकर करें। राजीव थोड़ा झिझका। मोनिका पीछे हटने लगी, लेकिन सुहानी ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। आज मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा और मेरी माँ दोनों मेरा हाथ थामें। मोनिका की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। सुहानी की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। ईशान अब कॉलेज में था। एक दिन उसने अचानक राजीव से पूछा, पापा, अगर मम्मी लौटकर ना आती तो आप क्या करते? राजीव थोड़ी देर सोचकर बोला, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा होता। शायद ज़िंदगी इतनी आसान ना होती, लेकिन तुम्हें मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि नफ़रत करना आसान है, लेकिन माफ़ कर देना बड़प्पन। गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन माफ़ करने में ही असली इंसानियत है।
ईशान धीरे से कहता है। मैं माफ़ करूँगा, लेकिन एक दिन जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊँगा। ईशान की नौकरी लग गई। ईशान अब दिल्ली में जॉब करता था, लेकिन जब भी छुट्टी में आता मोनिका से दूरी बनाए रखता। मोनिका ने उससे बात करने की कोशिश की। मोनिका ने कहा, ईशान बेटा, क्या तुम कभी मुझे फिर से माँ कह पाओगे? ईशान धीरे से, पता नहीं, मैं तुम्हें अब तक माफ़ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जब मैं दूसरों की माँओं को देखता हूँ तो याद आता है मुझे भी माँ मिली थी, मेरा भी बचपन था। कितने दर्द में हम दोनों भाई बहन ने अपना बचपन जिया। आप हमें छोड़कर चली गईं, किसी और के साथ। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कैसे रहेंगे? तभी से हमारे लिए माँ बस खो गई हैं। मोनिका आंसू के साथ मुस्कुराकर कहती है, तुमने मुझे खोया नहीं बेटा, मैंने तुम्हें खो दिया था। राजीव अब उम्रदराज हो चुका था, शरीर से थक गया था, लेकिन बच्चों के लिए वो आज भी वही मजबूत स्तंभ बना था। रात को अपनी डायरी में लिखते हुए, मैंने मोनिका को माफ़ कर दिया मगर खुद को नहीं कर पाया। काश मैं कभी इतना खाली ना रहा होता कि वो कहीं और अपनापन ढूंढने निकलती। कुछ वर्षों बाद राजीव की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे हार्ट की समस्या हुई। अस्पताल में अंतिम क्षणों में वह सबसे मिलना चाहता था। अस्पताल में ईशान और सुहानी उसके पास थे। मोनिका भी बैठी थी। राजीव कमजोर स्वर में, अब कोई परछाई नहीं, बस तुम सबका साथ चाहिए। मोनिका उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, अब मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा पाप तो क्षमा योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपने घर में और बच्चों के साथ रहने के लिए जगह दी। मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। परछाइयाँ चाहे कितनी भी काली हों, अगर कोई उन्हें स्वीकार करे तो वे भी उजाले का रास्ता बन सकती हैं। गलती करने वाला भी इंसान होता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और माफ़ी मांगना ही उसे फिर इंसान बनाता है। राजीव कमज़ोर स्वर में, मोनिका तुमने जो भी खोया अब सब पा लिया है और मैंने एक पूरा जीवन पाया तुम्हारे साथ, बच्चों के साथ। मोनिका कांपती आवाज़ में बोली, राजीव अगर अगला जन्म हो तो मैं तुम्हें फिर पाना चाहूँगी, पर इस बार तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। राजीव खुद को कभी पूरी तरह निर्दोष नहीं मानता था, यही उसका बड़ा मानवीय पक्ष था। राजीव मुस्कुराया और चीर निद्रा में चला गया। राजीव की मृत्यु के बाद मोनिका ने अपना जीवन बच्चों और समाज सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया। मोनिका ने एक फैसला लिया, वह अब दूसरों की टूटी जिंदगी को जोड़ने का काम करेगी। उसने स्त्री सहायता समूह की शुरुआत की, जहां पीड़ित, त्यागी, उपेक्षित औरतें आकर अपनी कहानी सुनाती थी। वह उन्हें नौकरी के अवसर दिलवाने लगी, आत्मनिर्भर बनाना सिखाने लगी। ईशान अब माँ को सम्मान की दृष्टि से देखता था। सुहानी अक्सर फोन पर माँ से सलाह लेती। एक महिला ने कहा, आपने तो सब कुछ खो दिया था, फिर भी आज खड़ी हैं। हम तो आपके जैसे बन भी नहीं सकते। मोनिका की आंखों में पहली बार आत्मगौरव के आंसू थे। मोनिका अब स्त्री सशक्तिकरण की एक आवाज़ बन चुकी थी। एक कॉलेज में भाषण देते हुए उसने कहा, गलती करने वाला भी इंसान होता है, पर उसे दुगना दर्द तब होता है जब वो समझता है कि उसने सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी खोया है। लेकिन अगर समाज हमें दोबारा जीने का अवसर दे तो हम परछाइयों से निकलकर प्रकाश बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से होती है, पर उनका परिणाम पूरे जीवन को प्रभावित करता है। रिश्तों में सच्चाई और विश्वास सबसे बड़ी दौलत है। एक बार जो परछाई बन जाती है वो जीवन भर साथ चलती है, चाहे उजाला कितना भी हो। नेहा बेटी, कहाँ हो तुम? सुगंधा फोन रखते ही बेचैनी से चिल्लाई। घर में हूँ मम्मी। क्या हो गया? इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? नेहा ने जवाब दिया, यही तो परेशानी है कि तुम घर में रहकर भी नहीं रहती।
पता नहीं कौन सी नई दुनिया बसा ली है तुमने। माँ, मुझे बहुत काम है, प्लीज़ थोड़ा वेट करो। 1 घंटे में आऊँगी। अभी तो मुझे सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं है। नेहा ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया। देखा, मैं कहती थी ना, नेहा तो घर में रहकर भी नहीं रहती। कई कई हफ्ते बीत जाते हैं हमें एक दूसरे से बात किए बगैर। सुगंधा ने टीवी देखने में बिजी अपने पति, बेटे व दूसरी बेटी आकांक्षा से शिकायत की, पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं भी कुछ कह रही हूँ ना, कोई मेरी भी सुन ले। झुंझलाकर उन्होंने टीवी बंद कर दिया। टीवी बंद करते ही भूचाल आ गया। क्या कर रही हो सुगंधा? मैं इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम देख रहा हूँ और तुमने आकर टीवी बंद कर दिया। मुश्किल से 20 मिनट के लिए टीवी देखता हूँ मैं, तुमसे वो भी सहन नहीं होता। उनके पति शिखर भड़क उठे। और भी गम है जमाने में, सुगंधा बड़ी अंदाज से बोली। मैं शेर सुनने के मूड में नहीं हूँ। पहेलियाँ मत बुझाओ, रिमोट मुझे दो और जल्दी बताओ परेशानी क्या है। वे बोले। उनके बेटे विशाल और बेटी आकांक्षा ने जोर शोर से पिता की बात का समर्थन किया। तो पहले मेरी परेशानी सुन लो, बाद में टीवी देख लेना। जल्दी कहो ना। माँ, हमारे सीरियल की हीरोइन एक नया षड्यंत्र की तैयारी कर रही है, वो निकल जाएगा। आकांक्षा अधीरता से बोली। कभी अपने घर के सीरियल की भी चिंता कर लिया करो। पता है अभी किसका फ़ोन था? सुगंधा ने आकांक्षा को आंख दिखाई। नहीं, तेरी नीलम मौसी का। यही बताने के लिए आपने टीवी बंद कर दिया? ये बताने के लिए नहीं बुद्धू, ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या कहा। और तेरी टीवी मौसी से अधिक आवश्यक हो गई है। सुगंधा कुछ और बोलती उससे पहले ही नेहा आ पहुंची। बोलो माँ, क्या हुआ जो आपने पूरा घर सिर पर उठा रखा है? मेरा कल इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, उसी की तैयारी कर रही थी, पर आपने बुलाया तो अपना काम छोड़कर आई हूँ। आ मेरे पास बैठ। तू ही मेरी रानी बेटी है और किसी को तो मेरी चिंता ही नहीं है। तेरी नीलम मौसी का फ़ोन आया था। वे कल अपने किसी परिचित को साथ लेकर यहाँ आ रही हैं। वे उनके बेटे से तुझे मिलवाना चाहती हैं। कह रही थी कि रूप और गुण का ऐसा संयोग शायद ही कहीं मिले, वह तुझे अवश्य पसंद आएगा। क्या हो गया है आप लोगों को? यदि आप ये सोचती हैं कि मैं चाय की ट्रे ले को सिर पर पल्लू रखे शर्माती सकुचाती स्वयं को वर पक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करूंगी, तो भूल जाइए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं प्रेम रहित शादी में विश्वास ही नहीं करती। नेहा ने अपना फैसला कुछ इस अंदाज में सुनाया कि सबके कान खड़े हो गए। किसी को न टीवी की चिंता रही, न अपने पसंद के टीवी सीरियल की। नेहा और लव मैरिज? किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने वाली और हमेशा हर परीक्षा में फर्स्ट रहने वाली नेहा लव मैरिज की बात भी करेगी, ऐसा तो उनमें से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कोई है क्या? शिखर, आकांक्षा और विशाल ने एक साथ आवाज में पूछा। कोई है? क्या मतलब है? नेहा ने सवाल के जवाब में सवाल ही पूछ डाला। मतलब ये है दीदी कि लव मैरिज के लिए एक अदद प्रेमी की भी ज़रूरत पड़ती है। हम सब यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आपने किसी को चुन रखा है क्या, या शायद आप किसी के प्यार में आकंठ डूबी हुई हैं और हमें पता तक नहीं। आकांक्षा हर एक शब्द पर जोर देकर बोली। जी नहीं, किसी को नहीं चुना है अभी तक, समय ही नहीं मिला, पर जब शादी करना होगा तो समय भी निकाल लूँगी, नेहा का जवाब था। मुझे यही उम्मीद थी नेहा, प्यार के लिए समय निकालना नहीं जाता, अपने आप निकल आता है। 28 की हो गई हो तुम, समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। तुम सबसे बड़ी हो, इसलिए आकांक्षा और विशाल की शादी भी रुकी हुई है। सुगंधा बेचैन स्वर में बोली। माँ, मेरे लिए इन दोनों की शादी रोकने की क्या ज़रूरत है? दोनों ने अपने जीवन साथी चुन रखे हैं, वे भला कब तक प्रतीक्षा करेंगे? मुझे जब शादी करनी होगी कर लूँगी। कोई मेरी पसंद का नहीं मिला तो शायद मैं शादी ही ना करूँ। नेहा ने चुटकियों में सुगंधा की परेशानी हल कर दी। ये तो मैं पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ, पर तुम भी कान खोलकर सुन लो। हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि बड़ी बहन बैठी रहे और छोटे भाई बहनों की शादी हो जाए। पापा, आप कुछ कहिए ना। माँ तो जिद पकड़ कर बैठी है। मेरे कारण विशाल और आकाशा की शादी रोक कर रखने की
क्या अर्थ है? वे क्या बोलेंगे? उन्हें तो ये भी समझ नहीं आता कि शादी भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यो भी हर चीज़ का एक समय होता है। वे तो तुम्हारी उपलब्धियों का बखान करते नहीं थकते। बस एक बात इनकी समझ में नहीं आती कि अच्छा सा वर देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर दे। सुगंधा प्लीज़, क्यों बैठे बिठाए घर में तनाव पैदा कर देती हो? हाँ, मुझे गर्व है कि नेहा मेरी बेटी है। कभी 90% से कम अंक नहीं आए हैं इसके। इतनी सी उम्र में अपनी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की है इसने। 4 लोग इसकी प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगता है। शिखर ने बीच में ही टोक दिया। वो सब तो ठीक है, पर पिता होने के नाते आपका भी कुछ फर्ज है या नहीं? नेहा से पहले विशाल और आकांक्षा की शादी हो गई तो ये लोग ही बातें बनाएंगे। मम्मी, जमाना बदल चुका है। सब अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि दूसरों के लिए समय ही नहीं है। कोई कुछ नहीं कहेगा। आप निश्चिंत होकर इन दोनों की शादी की तैयारियां कीजिए। मुझे भी तो कुछ आनंद उठाने दीजिए। मेरे बाद इनकी शादी हुई तो मैं भला जी खोलकर खुशियाँ कैसे मना पाऊंगी? अच्छा, मैं चली, बहुत काम पड़ा है। नेहा उठ खड़ी हुई। रुक जा, खाना खाकर जा, नहीं तो फिर परेशान करेगी। सुगंधा अनमने स्वर में बोली। खाने की टेबल पर भी यही वाद विवाद चलता रहा। नीलम दीदी अपना समझकर ही तो रिश्ता लेकर आ रही हैं। कितनी उम्मीदें लेकर आएंगी वे। जब उन्हें पता चलेगा कि ये महारानी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है तो क्या बीतेगी उन पर। मैं तो सोच रही हूँ कि उन्हें फ़ोन करके मना कर दूँ। सुगंधा अब भी अपनी ही धुन में थी। नहीं माँ, ऐसा मत करो, मौसी बुरा मान जाएगी। आकांक्षा बोली। ठीक कह रही है आकांक्षा। पहले से ये सोचकर बैठ जाना कि हम तो किसी से मिलेंगे ही नहीं, कहाँ की बुद्धिमानी है। नीलम दीदी किसी को लेकर आ रही हैं तो कुछ सोच समझ कर ही ला रही होंगी। नेहा, इस बारे में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हारी माँ जो कह रही है तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं। तुम्हें उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। शिखर ने पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा। ठीक है, मैं आपके अतिथियों से मिल लूँगी। बस इतना ही आश्वासन दे सकती हूँ। क्या करूँ? ना आपको नाराज़ कर सकती हूँ, ना नीलम मौसी को। नेहा ने हथियार डाल दिए। वह नहीं चाहती थी कि ये बहस और लंबी खींचे। परिवार का आश्वासन पाकर सुगंधा तैयारियों में जुट गई। घर को सजाने संवारने का काम वे रात में ही पूरा कर लेना चाहती थी। अगला दिन तो खाने पीने की तैयारियों में ही बीत जाएगा। लगभग 12:30 बजे जब नेहा अपना लैपटॉप बंद करने लगी तो पाया कि सुगंधा अब भी नए कुशन कवर लगाने में जुटी थी। माँ, कब तक लगी रहोगी? रात का 12:30 बजा है। पता नहीं क्यों दिन रात काम में जुटी रहती हो। कभी अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कर लिया करो। नेहा बड़े प्यार से उन्हें पकड़कर शयन कक्ष में ले गई। सुगंधा मुस्कुराकर रह गई। बात तो सच थी। 3 जवान बच्चों की माँ होते हुए भी घर के काम में वही जुटी रहती थी। कभी कभी शिखर उनका हाथ बटा लेते थे, अन्यथा उन्हें अपनी काम वाली बाई आशा का ही सहारा था। उसके नाज नखरे वे केवल इसलिए सह लेती थी कि वह काम धंधे में उनका हाथ बटाने में कभी आनाकानी नहीं करती थी। पर आज नेहा ने उनके प्रति चिंता जताई तो उन्हें अच्छा लगा। कम से कम उनके बारे में सोचती तो है नेहा। क्या पता घर के अन्य सदस्य भी उनकी चिंता करते हों या शायद ना करते हों, कौन जाने। बचपन में नेहा दौड़ दौड़ कर उनका हाथ बटाती थी, पर उन्होंने ही पढ़ाई में ध्यान देने का हवाला देकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। अगले दिन ऑफिस जाते समय सुगंधा ने नेहा को समझा दिया था, समय रहते ही घर लौट आए। फिर भी उनका दिल धड़क रहा था। क्या पता कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। आकांक्षा को उन्होंने नेहा को समय से घर लाने और तैयार करने का काम सौंप रखा था। शिखर अपने ऑफिस चले गए थे और तीनों बच्चे अपने अपने काम पर। सभी लगभग तभी घर लौटने वाले थे जब मेहमानों के आने का कार्यक्रम था। जरा सी फुर्सत मिली तो नीलम को फ़ोन मिला लिया। उन्हें नेहा के संबंध में सूचना देना तो ज़रूरी था। बोल सुगंधा, कैसा चल रहा है सब कुछ? सारी तैयारियां हो गई ना? नीलम ने सुगंधा का स्वर सुनते ही सवाल किया। कहाँ दीदी, कुछ भी ठीक नहीं है।
नेहा ने तो साफ कह दिया है कि वह लव मैरिज में विश्वास करती है। ऐसे में सारे ताम झाम का क्या अर्थ है दीदी? तू छोटी छोटी बातों में परेशान मत हुआ कर। नेहा जैसा चाहती है वैसा ही होगा। नीलम ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं सब संभाल लूंगी। नीलम ने आश्वासन दिया। ठीक है दीदी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है। आप तो उसे अच्छी तरह जानती हैं। वह तो आसानी से किसी से मिलती जुलती भी नहीं। चिंता मत कर, नेहा बहुत समझदार है। अपना भला बुरा भली प्रकार समझती है। वो जो भी निर्णय लेगी सोच समझ कर ही लेगी। चल ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। नीलम ने उन्हें धीरज बंधाया। नेहा के घर लौटते ही गतिविधियां तेज हो गई। आकांक्षा अपने साथ अपनी 2 ब्यूटिशियन सहेलियों को भी लाई थी। तीनों ने मिलकर नेहा को तैयार किया। मेरी बेटी को किसी की नज़र न लग जाए। सुगंधा नेहा को देखते ही खिल उठी। काला टीका लगा दो माँ, दीदी है ही इतनी सुंदर कि जो देखे देखता ही रह जाए। आकांक्षा हंसी। तुम लोगों को भी मुझे बनाने का अच्छा मौका मिला है। नेहा हंस दी थी। शिखर और विशाल टेबल सजाने में सुगंधा की सहायता कर रहे थे। हमारे समय में शादी के रिश्ते इसी तरह पक्के किए जाते थे। कई दिनों तक घर में उत्सव का वातावरण रहता था। शिखर विशाल को समझा रहे थे कि तभी सबको हेलो हाय कहते हुए नीलम का आगमन हुआ। उनके साथ ही एक युवक और उसके माता पिता भी थे। शिखर, विशाल और सुगंधा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। पहले औपचारिक और फिर अनौपचारिक बातचीत होने लगी। दोनों ही पक्ष बढ़ चढ़कर अपने अपने बच्चों का गुणगान करने लगे। जल्द ही सबके सामने जूस प्रस्तुत किए गए। उधर नीलम सुगंधा का हाथ बटाने उसके साथ चली गई। अब बता, क्यों इतनी चिंता कर रही थी तू? नीलम ने सवाल किया। दीदी, नेहा ने तो सुनते ही कह दिया कि वह तो प्रेम विवाह ही करेगी। हम लोगों द्वारा किए शादी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कहा और तूने मान लिया। ये बच्चे हमें बताएंगे कि वे किस प्रकार का शादी करेंगे। हमने क्या बिना प्यार के ही शादी कर लिया था? सच कहूँ तो मुझे तेरे जीजा जी से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। हमारी शादी तो 6 महीने बाद हुई थी। ठीक कह रही हो दीदी, मैं और शिखर तो माँ पापा से छिप छिप कर मिलते थे। आपको तो सब पता है। माँ को पता लगा तो कितनी नाराज़ हुई थी। उस मिलन में भी कितना रोमांच था। आधे घंटे की भेंट के लिए मैं दिन भर तैयार होती थी। वही तो, हमारे प्यार में शालीनता थी जिसे आज की पीढ़ी चाह कर भी समझ नहीं सकती। वो सब छोड़ो ना दीदी, इस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। नेहा का क्या करे? अभी यह बताइए, तू क्यों चिंता करती है? सब ठीक हो जाएगा। मैं अनुराग और उसकी मम्मी पापा को लेकर आई हूँ। अनुराग और नेहा एक दूसरे को भली प्रकार जानते हैं। याद है 2 वर्ष पहले नेहा मेरे पास छुट्टियां मनाने आई थी? हाँ याद है। वहीं दोनों की दोस्ती हुई थी जो बाद में नज़दीकियों में बदल गई। तुम चाहो तो इसे प्यार का नाम दे सकती हो। दोनों घंटों कंप्यूटर पर बातचीत करते थे। फिर अचानक ना जाने क्या हुआ कि दोनों के बीच मनमुटाव उत्पन्न हो गया। नेहा को लगा कि अनुराग उसे धोखा दे रहा है। हाय, इतना कुछ हो गया और नेहा ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। तुझे तो क्या, मुझे भी हवा नहीं लगने दी। ये नई पीढ़ी बहुत स्मार्ट है। मुझे तो अनुराग की माँ ने पूरी कहानी सुनाई। उन्हीं ने बताया कि अनुराग ने प्रण लिया है कि विवाह करेगा तो नेहा से, नहीं तो जीवन भर कुंवारा रहेगा। मुझसे कहने लगे कि इस परेशानी का हल आप ही निकाल सकती हैं। फिर क्या? मैंने बहुत सोचा क्या करूं क्या ना करूं। अनुराग को मैं बचपन से जानती हूँ। हर क्षेत्र में नेहा से 20 ही होगा। किसी तरह का कोई व्यसन नहीं। ऐसे युवक आजकल मिलते कहाँ हैं? नेहा को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। किसी से मिलने जुलने या प्यार के पिंगे बढ़ाने का समय ही कहाँ है उसके पास। वैसे भी अनुराग जैसा लड़का तो दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यही सोचकर मैंने उसके परिवार को तुम सबसे मिलवाने का फैसला लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात नहीं टालेगी। काश ऐसा ही हो। मुझे तो ये सब सुनकर नेहा की चिंता होने लगी है। ये तो बड़ी छिपी रुस्तम निकली। विशाल और आकांक्षा ने मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाई। होता है, ऐसा भी होता है।
मेरी अदिति ने तो ऐन शादी के दिन बताया था। तुझे तो सब पता है कि हमने कैसे सारी बात संभाली थी। ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाया करते, नीलम ने समझाया। सुगंधा, क्या कर रही हो तुम? वहाँ सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तभी शिखर आ खड़े हुए। अभी आती हूँ, आप जाकर मेहमानों के पास बैठिए ना, सुगंधा ने रिक्वेस्ट की। सुगंधा, तू जाकर नेहा को ले आ, मैं मेहमानों के पास जाकर बैठती हूँ, नीलम बोली। तो सुगंधा नेहा के कमरे की ओर बढ़ गई। चल नेहा, तेरे पापा और नीलम मौसी तेरा इंतजार कर रहे हैं, सुगंधा जी हड़बड़ाहट में बोली। क्या माँ, मेरा तमाशा बनाकर रख दिया है। मैं क्या कोई अजूबा हूँ जो सबके सामने मेरी नुमाइश करवा रही हो? अरे वाह, मन मन भावे मूड हिलावे, सुगंधा जी हंसी। मतलब क्या है आपका? नेहा ने त्योरियां चढ़ा ली। लो, अब मतलब मुझे ही समझाना पड़ेगा। नीलम दीदी ने मुझे सब बतला दिया है। ड्राइंग रूम में चल, सब समझ में आ जाएगा। दीदी, माँ क्या कह रही है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आकांक्षा साक्षात प्रश्न चिन्ह बनी खड़ी थी। धीरज से काम लो, सब समझ में आ जाएगा। चलो जल्दी, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, सुगंधा अपनी ही धुन में बोली। अनुराग और उसके परिवार को देखकर नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। नीलम मौसी की तो जासूसी कंपनी खोल लेनी चाहिए, ना जाने कैसे सब पता लगा लेती हैं, उसने सोचा। ये सब क्या है? यहाँ आने से पहले मुझे खबर तो कर सकते थे। तनिक सा एकांत मिलते ही नेहा ने अनुराग से शिकायत की। सरप्राइज देने का हक क्या केवल तुम्हें है? याद नहीं कैसे बिना कहे सुने गायब हो गई थी तुम? मैंने भी कसम खाई थी कि तुम्हें ढूंढ कर ही दम लूंगा। भला हो नीलम आंटी का, जिन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। तुम्हारी अंजलि का क्या हुआ? नेहा ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में सवाल किया। फिर वही अंजलि पुराण। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मैं किसी अंजलि को नहीं जानता, पर तुम हो कि सुनने को तैयार ही नहीं हो, अनुराग नाराजगी भरे लहजे में बोला। लो और सुनो, उसने खुद मुझे फ़ोन करके बताया था कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और शादी भी उसी से करोगे। मुझे क्या पता किसने तुम्हें यह गुड न्यूज़ दिया था, पर इस बात का दुख ज़रूर है कि तुम मुझसे ज़्यादा किसी अनजान के फ़ोन पर विश्वास करती हो। अनुराग के स्वर में क्षोभ स्पष्ट था। तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हो। मैंने उस फ़ोन नंबर को संभाल कर रखा है जिसने मुझे 3 बार फ़ोन आया था। ठीक है, फ़ोन नंबर मुझे दो, हम दोनों बात करेंगे, अनुराग बोला था। ठीक है, फ़ोन नंबर दो मुझे, हम दोनों बात करेंगे, अनुराग बोला था। हेलो अंजलि, फ़ोन पर किसी लड़की का स्वर सुनते ही अनुराग ने सवाल किया था। हेलो अनुराग, कहो, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी प्रेम कहानी? उधर से खिलखिलाहट के साथ सवाल किया गया। कौन? साक्षी? तो ये तुम्हारी शरारत थी? तुम ही ने नेहा को अंजलि के नाम से फ़ोन करके बरगलाया था? क्या कह रहे हो? मैंने तो बस तुम्हारे कथा अनुसार तुम्हारे प्यार की परीक्षा ली थी। क्या कह रहे हो? मैंने तो बस तुम्हारे कहने के अनुसार तुम्हारे प्यार की परीक्षा ली थी। लगता है तुम्हारी बात सच ही थी। तुम दोनों को सचमुच एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। विश्वास ही तो सच्चे प्रेम की नींव का पत्थर होता है। ठीक कह रही हो तुम। नेहा तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की भी हो सकती है। फिर भी वह यह जानने को बहुत उत्सुक थी कि उसे कई बार फ़ोन किसने किया था। मुझे क्या पता था कि तुम अंजलि बनकर फ़ोन कर रही थी। अब तुम ही उसे समझा दो। अनुराग ने फ़ोन नेहा को थमा दिया। हाय नेहा, कैसी हो? अनुराग ने तुम्हारे बारे में इतने विस्तार से बताया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो तुम मेरी आंखों के सामने बैठी हो। उम्मीद करती हूँ हम जल्दी मिलेंगे। मैंने ही तुम्हें अंजलि के नाम से फ़ोन किए थे। मेरी अनुराग से शर्त लगी थी कि आजकल का काम चलाओ प्यार जरा सा झटका भी नहीं सह सकता। उसने मुझे चुनौती दी थी कि मैं चाहूँ तो परीक्षा ले सकती हूँ, तो मैंने वही किया। पर मुझे खुशी है कि अनुराग की जीत हुई। साक्षी ने सब कुछ साफ कह दिया। पर तुम हो कौन? नेहा ने सवाल किया। क्या अनुराग ने बताया नहीं अभी तक?
मैं साक्षी, अनुराग के मौसी की बेटी। हम दोनों भाई बहन कम, दोस्त ज़्यादा हैं। नर्सरी से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई हम दोनों ने साथ की थी, पर शादी करने में मैं अनुराग से आगे निकल गई। साक्षी हंसी। उसकी स्वच्छ निर्मल हंसी सीधे नेहा के दिल में उतर गई। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा साक्षी। आशा है हम जल्दी ही मिलेंगे। किसी प्रकार नेहा के मुंह से निकला। वार्तालाप समाप्त होते ही नेहा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। अब क्या हुआ? अनुराग ने सवाल किया। मैं तो तुम्हारी परीक्षा में असफल हो गई अनुराग। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है नेहा, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद ऐसा ही सोचता। प्रेम को विश्वास में बदलने में तो सारा जीवन लग जाता है। अब जल्दी से अपने आंसू पोंछ लो, अब सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। नेहा आंसुओं के बीच भी मुस्कुरा दी थी। नीलम ने नेहा को देखा तो आंखों ही आंखों में सुगंधा को बता दिया था कि उनका परिश्रम बेकार नहीं गया था। सुगंधा अपनी दीदी नीलम की योग्यता की कायल हो गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ही ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।